तो नमस्कार। आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है नसीम साहब, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और बहेड़ी में समाजवादी पार्टी के टिकट के प्रबल दावेदार हैं आप, जो अगला विधानसभा चुनाव 2022 में होने जा रहा है। आज हमारे साथ मौजूद हैं। आइए कुछ खास मुद्दों पर करते हैं आपसे बात और जानते हैं क्या है आपकी पार्टी की नीतियां, क्या है आपकी चुनाव की तैयारी, क्या दृश्य नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान हालातों में नसीम अहमद। आइए जुड़ते हैं नसीम अहमद से। नसीम भाई, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप निकल रहे हैं और क्या आपके दृश्य नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? जो सबसे बड़े मुद्दे हैं हम लोगों के, वो केवल बहेड़ी विधानसभा के नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के हैं, पूरे देश के हैं। आज किसान बेहाल है। किसान को अपनी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है। किसान से वादा किया गया था कि हम आपकी जो लागत का 1.5 गुना मूल्य देंगे, वो नहीं मिल पा रहा उन्हें। और पिछले 4 साल से लगातार गन्ने का हमें जो सरकार द्वारा दाम नहीं बढ़ाया गया है। जो महंगाई है वो इतनी ज़्यादा है कि उससे किसान, आम इंसान की कमर टूट चुकी है। पेट्रोल 100 रुपये, डीजल 90 रुपये और रसोई गैस तो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि जो सिलेंडर की कीमत है 900 रुपये, उसके मुकाबले 942 रुपये को मिल रही है। जनता की जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनकी कीमत, जब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता, जो का भाड़ा बढ़ता है तो सब पे असर पड़ता है। दूसरी तरफ जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, वो उनके लिए कोई सरकारी नौकरी नहीं है, उनके लिए कोई जो है कोई गवर्नमेंट द्वारा बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है। और इसके अलावा जो आज गुंडागर्दी चरम पे है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, विधायक जो सत्ता के हैं उनके खिलाफ सरकार जो है कुछ नहीं कर पा रही है। और जितना इन्होंने जो काले धन का वादा किया था कि हम काला धन लाएंगे विदेश से और गरीबों में बांटेंगे, तो काला धन तो दूर, जो यहाँ के भगोड़े हैं विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी, वो यहाँ का सफ़ेद धन लेके भाग गए हैं। सरकार उन्हें नहीं ला पाई है। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि साहब जो किसान आंदोलन हो रहा है वहाँ लोग खालिस्तानी बैठे हुए हैं। मैं इन मुद्दों को भी लेके गया कि मेरे क्षेत्र में जो लोग सिख समाज के लोग हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपके बच्चे पाकिस्तान और हमारी चाइना से जो रक्षा कर रहे हैं, तो एक तरफ देश की रक्षा करने वाले जिनके बच्चे बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो उनके बाप कैसे हो सकते हैं खालिस्तानी या पाकिस्तानी? कोरोना काल में देखा गया था कि नेता लोग घरों में सरेंडर हो गए थे कोरोना जब आया था, और कछुए के मानिंद अपने हाथ पैर समेट लिए थे खतरे के वक्त। तो ऐसे में आपका क्या रोल रहा था बहेड़ी में, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, पूरी विधानसभा के अंदर उस वक्त ऐसी महामारी थी कि जो लोग बाहर प्रदेश से भी आए लोग, वो भी, और लोकल भी, जो लोग अपना रोजगार छोड़ के आए थे, उन लोगों के लिए खाने तक के लिए मोहताज थे। हम लोगों ने गांव-गांव जाकर और शहर में भी कच्चा अनाज और उसके साथ जो सामग्री थी वो हम लोगों ने बांटी, और उसी का नतीजा रहा कि आज उनकी दुआओं के असर से कि ज़्यादातर प्रधान, ज़्यादातर बीटीडीसी और जितने चुनाव हुए हमारे जिला पंचायत के, हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सीटें जीती। और बहेड़ी की चेयरमैन मेरी मिसेज हैं। इसके अलावा और दोनों चेयरमैनों का भी मुझे समर्थन प्राप्त है। मुझे उम्मीद है कि पार्टी मेरी 5 साल लगातार क्षेत्र में जो गरीब जनता के लिए मैंने कोरोना के अलावा थाने में, तहसील में जो उनके ख़ास तरीके से राशन कार्ड हो या विधवा पेंशन हो या उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र हो, इसके अंदर मैंने उन लोगों की पूरी सहायता की है। और वो आप लगातार मेरे जो नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं उसमें आप सैलाब देख रहे हैं। ये सैलाब जो है जीत में बदलेगा और माननीय अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी सरकार के मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 के अंदर। भाई, तालीम हासिल करने के बाद लोग नौकरियां हासिल करना उनका पहला लक्ष्य रहता है, लेकिन आपने एक गजटेड ऑफिसर की नौकरी छोड़ दी, वो भी सियासत की खातिर छोड़ दी। ऐसा क्या वजह मन में आई आपके कि एकदम आपने सरकारी नौकरी, वो भी गजटेड ऑफिसर की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की छोड़ दी? इसलिए मैंने छोड़ा कि आज राजनीति के अंदर जो लोग, जिनको आम जनता
एक नेता के नाम से बचना चाहती है, हटना चाहती है, क्योंकि नेता आज अपना पेट भरने की बात करते हैं और ईमानदार नेताओं की बहुत कमी हो गई है। तो मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि कोई ज़मीनी स्तर का ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो ये सब करने के लिए मैंने शुरुआत करी। मैंने कहा कोई ना कोई तो कुर्बानी देगा। मैंने अपना वीआरएस लेने के बाद अपने क्षेत्र में नौजवानों के लिए फीस के रूप में काम किया। अभी जो विधवा महिला हैं और या उनके बच्चे हैं, उनके लिए मैं सिलाई मशीन बांटने वाला हूँ। और किसानों के लिए लगातार मैं पिछले 8 महीने किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे उम्मीद है कि किसानों का इस बार गन्ने का मूल्य बढ़ेगा। अगर सरकार नहीं बढ़ाएगी तो हम आंदोलन भी करेंगे। नसीम भाई, पिछला आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। मेरे दर्शक जानना चाहते हैं क्या रहा था उसका रिजल्ट, नतीजा, और कितने वोट आपने हासिल किए थे, कितने दिलों को जीता था? देखिए, पहले ही चुनाव के अंदर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं दूसरे नंबर पर पहुंच जाऊंगा और 66,000 से ज़्यादा मुझे मत मिले। और जो उस वक्त के मौजूदा जो विधायक थे अताउर रहमान साहब, वो तीसरे नंबर पर पहुंच गए। तो ये जनता का प्यार था और जो मैंने जनता के साथ जो है उनके दुख दर्द में साथ रहा, ये उनकी मोहब्बत का असर था कि पहली बारी इतने ज़्यादा वोट मिले और दूसरे नंबर पर मुझे पहुंचा दिया। उसके बाद थोड़े दिन बाद ही मेरी मिसेस को बहेड़ी का चेयरमैन भारी मतों से लोगों ने विजयी बना के और उस पद पे आसीन कराया। मेरे दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या इल्तिजा करना चाहेंगे, क्या अनुरोध करना चाहेंगे दर्शकों से? मैं ये सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि इस वक्त जो राजनीति के अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं, आज राजनेता से लोग बचना चाहते हैं। आज समाज सेवा उनसे बहुत दूर जा चुकी है। अगर आप सही मानों में राजनीति करना चाहते हैं तो आपको जनता के बीच में जाके उनके मुद्दे, उनके जो भी समस्याएं हैं उन्हें उठाना पड़ेंगी और आपको समाज सेवा करना पड़ेगी, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और जनता भी ऐसे लोगों को अपनाए और नेताओं से दूर रहे, यही मेरा कहना है। 2 दिन पहले आपने देखा होगा अखिलेश यादव जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने कहा है कि जो बिजली के जो बिल हैं इतने ज़्यादा आ रहे हैं जब से जो एडवांस मीटर लगाए गए हैं, तो सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम होगा, पहली फाइल पे साइन होंगे कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 10 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी और कन्या विद्या धन, उसके अलावा जो है सभी जो जितने भी इंडस्ट्री जो नहीं आ पा रही हैं, उद्योगीकरण नहीं हो पा रहा है, जिससे विकास रुका हुआ है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। नसीम साहब, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं कि बीते दिनों कोरोना काल में आपकी तरफ से क्या खिदमत ज़रूरतमंदों की गई थी? आपने कोई अस्पताल भी बीते दिनों खोला था जिसमें राजेंद्र चौधरी ने इसका इनाग्रेशन किया था। इसके अलावा और क्या क्या तालीम के लिहाज से आपने कोई इदारे खोले हैं, क्या किया है आपने जो लोग कह रहे हैं? देखिए, क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा हमारी है उसके अंदर कोई भी जो इतना एडवांस हॉस्पिटल नहीं था जिसमें कि पीजी डॉक्टर्स अवेलेबल हों, चाहे वो आई सर्जन हो, चाहे हमारे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसके अलावा जनरल सर्जन। तो करोड़ों की लागत से गरीबों के लिए वो अस्पताल बनवाया गया जहाँ गरीबों का इलाज मुफ्त होता है और बहुत ही कम जो है रेटों में मध्यम वर्गीय और उच्च वर्ग के लिए वहाँ इलाज है। उसके अलावा उसी में हमने पैरामेडिकल कोर्सेज शुरू करे गए हैं। जो बच्चे बरेली आके किराए का कमरा लेके अपना भोजन करते थे, उनसे वहीं लोकल के बच्चों को जो दोनों चीज़ों की बचत हो जाएगी और वो लोग कम पैसों में डी फार्मा और ANM JNM, उसके अलावा जो डिप्लोमा टेक्नीशियन वगैरह का कोर्स आराम से कर सकेंगे और इससे उनको खुद पैरों पे खड़े होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कुछ और PCS ऐसी कोचिंग भी कुछ चर्चा, ऐसी कोई प्लानिंग है आपके? बिल्कुल, जो पहले भी हम लोगों ने, जो लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने जो है पहले भी फीस दी है। जो लोग सिविल सर्विसेज या SSC की वगैरह की तैयारी करते थे, आज भी उन लोग जो सिविल सर्विसेज और SSC की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों की हम फीस के रूप में सहायता कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ते हैं, जो लोग गरीब बच्चे हैं अपनी फीस नहीं भर पाते हैं, उनको भी फीस हम जो है फीस के तौर पे उनकी मदद कर